हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान का एकीकरण। इसे हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजस्थान में एकीकरण से तात्पर्य क्या है, मतलब कि क्या ऐसा थोड़ी ना था कि बीकानेर हमारा किसी पूर्व दिशा पश्चिम दिशा में था, गंगानगर हमारा पूर्व में था, इनको लाके हमने राजस्थान को अरेंज किया। ऐसा तो था ही नहीं ना। तो एकीकरण वास्तव में हुआ क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें वो चर्चा करेंगे। दूसरी जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि राजस्थान में उस टाइम पे कितनी रियासतें वगैरह थी। राजस्थान में उस टाइम पे आपको पता ही होगा 19 रियासतें थी, उनकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी रियासत थी और कौन इनके एकाध शासकों के बारे में भी देखेंगे, कौन शासक थे कौन क्या थे। उसके बाद में हम तीसरे स्टेप में चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, हम लोग सुनते हैं 7 चरणों में हुआ, तो वो किस प्रकार से हुआ। चरणों में जो राज प्रमुख है वो कौन बना, प्रधानमंत्री है वो कौन बने, ठीक है। तो इन सब चीजों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान का एकीकरण टॉपिक ऐसा है ना जो किसी भी एग्जाम में अगर सिलेबस में डाला हुआ है ना तो एक आध प्रश्न तो इससे पक्का आने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले बात करते हैं एकीकरण से तात्पर्य क्या था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हुआ क्या था। 23 मार्च 1947 को जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल, इनके स्थान पर एक गवर्नर जनरल आए थे, वो थे माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे। कब? 23 मार्च 1947 को। प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो माउंट बेटन ही थे, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंट बेटन ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। जब ये भारत आए तो इन्होंने 3 जून को एक घोषणा की जिसका नाम ही 3 जून की घोषणा पड़ गया। 3 जून की घोषणा। तो आपको पता ही होगा अभी ये कौन से साल में होगी। 47 में तो आए हैं और 47 में आजाद हो गए, तो 47 में ही होगी। तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन ने घोषणा की। अब इस घोषणा में क्या कहा उन्होंने, देखिए अंग्रेजों के बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि अंग्रेज भारत के 2 टुकड़े नहीं बल्कि 100 टुकड़े करना चाहते थे। ये क्यों थी, ये इस घोषणा से ही पता चलता है कि माउंट बेटन ने घोषणा की कि भारत को 15 अगस्त तक विभाजन के साथ में स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। विभाजन के साथ में। अब विभाजन से क्या मतलब था, भारत में उस टाइम पे टोटल 565 रियासतें थी। 565 रियासतों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वो पाकिस्तान में मिलना चाहती है तो पाकिस्तान में चली जाए, अगर वो इंडिया में आना चाहती है तो इंडिया में मिल जाए, और अगर वो फ्री रहना चाहती है मतलब अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती है एक देश की भांति, तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। तो इसी कारण से आप लोग भी समझ सकते हैं कि कौन ही राजा अपनी रियासत को किसी दूसरे मतलब देश में मिलाएगा जबकि वो स्वतंत्र रह सकता है। तो अंग्रेजों का जो टारगेट था वो ये था कि वो भारत के 2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा टुकड़े करना चाहते थे। लेकिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने रियासतों को एकीकरण किया, उन्होंने भारत में रियासतों को मिलाया। और राजस्थान में भी एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और जो ये 3 जून की घोषणा हुई, इसके बाद में 5 जुलाई को रियासती विभाग की स्थापना हो गई, ठीक है। 5 जुलाई को रियासती विभाग की स्थापना हो गई। अब हम आगे बात करते हैं पूरा एकदम रियासती विभाग के बारे में। चलिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भारत में जो एकीकरण का जनक है वो कौन है। अभी मैंने नाम बताया कि किन्होंने एकीकरण किया था भारत में। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये क्या है, भारत में एकीकरण के जनक, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं रियासती विभाग के बारे में। रियासती विभाग 3 जून की घोषणा के उपरांत तुरंत प्रभाव से क्या किया गया, रियासती विभाग का गठन किया गया। 3 जून की घोषणा 3 जून को हुई थी, उसके बाद में 1 महीने के बाद में ही मतलब 5 जून को रियासती विभाग का गठन किया गया 1947 में। जिसके अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और सचिव कौन बनाए गए, सचिव बताइए। सचिव बनाए गए वीपी मेनन।
वीपी मेनन को सचिव बनाया गया रियासती विभाग का, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, और इन्हें जिम्मेदारी दी गई कि ये जो भी रियासतें हैं उन्हें भारत में उनका विलय करें। तो इन्होंने एक विलय पत्र बनाया, उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस नाम से एक विलय पत्र बनवाया कि भारत में जो रियासतें मतलब मिलना चाहती हैं भारत के साथ में, वो इस पे हस्ताक्षर करें और भारत के साथ में शामिल हो जाएं। ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, देखिए आप लोग कि जैसे मान लीजिए 5 जून को आपको पता है रियासती विभाग का गठन हुआ, कब, 5 जून को, और हमें आजादी मिली 15 अगस्त को। इसके बीच में कितने दिन पड़ते हैं? इसके बीच में 40 दिन मिलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 40 दिन के भीतर भीतर राजस्थान, माफ कीजिए, भारत की 565 रियासतों में से 562 रियासतों को एकीकृत कर दिया, कि मतलब 562 रियासतों को राजी कर लिया कि भाई हम लोग भारत के साथ में मिलना चाहते हैं। ठीक है। तो इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, इनका प्रभाव था रियासतों में, और बहुत सारे हथकंडे भी अपनाए गए। कुछ रियासतें मना भी कर रही थी। ऑब्वियसली कौन ही अपनी रियासत को किसी देश में शामिल करने देगा, लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 40 दिनों के भीतर भीतर 565 में से 562 रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। अब चलिए आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत में कुल कितनी रियासत थी? 565। अब राजस्थान की भी चर्चा करते हैं, राजस्थान में कुल कितनी थी? चलिए, राजस्थान में उस टाइम पे टोटल 19 रियासतें थी। 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी थी, या फिर हम इसको केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो 19 रियासतें थी वो कौन कौन सी थी, उनके नाम देखेंगे। उसके बाद में 3 ठिकाने कौन कौन से थे, उनके नाम देखेंगे। और फिर एक जो चीफ कमिश्नरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश, या फिर हम लोग जिसको यूनियन टेरिटरी यूटी बोल सकते हैं, वो कौन सी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक एक रियासत की बात करते हैं। कौन कौन सी रियासत है आपको फटाफट से मैं याद करवा देता हूं जी। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए जो सबसे ज्यादा रियासतें थी। ऐसे मान लीजिए जहां पे हमारे गुहिल वंश का शासन था, गुहिल वंश का शासन। देखिए, गुहिल वंश का शासन हमारे राजस्थान में 5 रियासतों पर था। सबसे पहले तो मेवाड़ में, जो कि सबसे प्रमुख रियासत थी। उसके बाद में पूरा का पूरा वागड़ प्रदेश, जो मतलब 3 जिले जिसमें आते हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और एक जो रियासत थी वो थी शाहपुरा। ठीक है। 5 रियासत थी जहां पे गुहिल वंश का शासन था। अब हम बात करते हैं हमारी जो 4 रियासतें ऐसी थी जहां पे चौहान वंश का शासन था। चौहान वंश का शासन था कितनी रियासतों पे? 4 पे। अब वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी कोटा, उसके बाद में थी बूंदी, तीसरी थी झालावाड़, और जो हमारी चौथी और अंतिम रियासत जहां पे चौहान वंश का शासन था वो थी सिरोही। ठीक है। ये 4 रियासतें थी जहां पे किनका शासन था? चौहान वंश का। उसके बाद में बात करें तो राठौड़ों की 3 रियासतें थी, जो कि हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। राठौड़ वंश, हिस्ट्री में हम लोग तीनों ही रियासतों के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, इसी चैनल पे पढ़ेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकें। चलिए, राठौड़ वंश की जो रियासत थी 3, वो कौन सी थी देखते हैं। सबसे पहले जोधपुर, जो सबसे बड़ी रियासत थी राठौड़ों की। उसके बाद में जो दूसरी रियासत है वो है बीकानेर, और जो तीसरी व अंतिम रियासत जहां राठौड़ों का शासन था वो थी किशनगढ़। ठीक है। अब हमने यहाँ पर टोटल 5, 4, 9 और 9 और 3, 12, टोटल इस स्लाइड पे हम लोगों ने 12 रियासतों के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे रियासत देखते हैं। देखिए, राजस्थान में ऐसा, जयपुर में आपको पता ही है कछवाहा वंश का शासन था। तो हम लोग देखते हैं कछवाहा वंश का शासन जो राजस्थान में सिर्फ जयपुर में नहीं बल्कि 2 रियासतों में था।
सबसे पहली जो रियासत है वो तो थी जयपुर, दूसरी जो रियासत थी वो थी अलवर। ठीक है, तो कछवाहा वंश की दो रियासतें राजस्थान में उस टाइम पे थी। उसके बाद में दो थी जाट रियासत, जहां पे जाट वंश का शासन था, दो जाट रियासत थी। एक तो भरतपुर जो सबसे प्रमुख थी, और दूसरी थी धौलपुर। ठीक है, अब बात करें तो एक यादव रियासत थी, यादव वंश का शासन था। यादव आपको पता ही है कौन होंगी, करौली। उसके बाद में बात करें एक भाटी राजवंश की रियासत थी जो थी जैसलमेर। ठीक है, और बात करें तो और एक मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत वो कौन सी थी, वो थी हमारी टोंक, एक मुस्लिम रियासत टोंक। अब टोटल काउंट करते हैं। इस स्लाइड में हमने देखा 2 और 2 4 5 6 और 7 रियासतों के बारे में। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कितनी, एक मिनट, हाँ देखिए, पिछली स्लाइड में हमने 12 रियासतों की चर्चा की थी। उसके बाद में जो करंट स्लाइड है हम लोगों ने जहां पढ़ा, उस पे हम लोगों ने टोटल 7 रियासतों के बारे में चर्चा की, तो टोटल हो गई 19। अब हम लोगों ने 19 रियासतों के बारे में तो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि 3 ठिकाने जो थे वो कौन कौन से थे। 3 ठिकाने, देखिए सबसे पहला जो ठिकाना था वो था लावा, दूसरा ठिकाना था निमराना, और जो तीसरा था वो था कुशलगढ़। अब इनकी जगह भी बता ही देता हूं। लावा है वर्तमान टोंक में पड़ता है, निमराना जो वर्तमान अलवर में पड़ता है, और कुशलगढ़ जो वर्तमान बांसवाड़ा में है। 3 हमारे क्या थे, ठिकाने थे। और एक चीज और हम पढ़ना भूल गए, पीछे वाली स्लाइड में ही बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, टोटल जो 19 थी, 19 जो भी थी, मतलब टोटल यहाँ पे 19 जो रियासतें बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग सैल्यूट स्टेट बोलते हैं, सैल्यूट स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, और जो हमारे ठिकाने हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन सैल्यूट स्टेट। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, जो रियासतें उनको क्या बोलते हैं, और ठिकाने उनको क्या बोलते हैं। ठिकानों को बोलते हैं हम लोग नॉन सैल्यूट स्टेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, और बात करते हैं हम लोग एक चीफ कमिश्नरी जो थी, बल्कि यहीं पे जगह यहीं पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्यों जाना। देखिए एक थी हमारी चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी कौन सी थी, राजस्थान में अजमेर ऐसा मतलब छावनी, आप लोग क्रांति में भी जैसे मैंने पढ़ा है तो आप लोगों को पता है, वहां पे अंग्रेज एक तरीके से मुख्यालय था राजस्थान में। ठीक है, अंग्रेजों का मुख्यालय था अजमेर में, और अजमेर थी हमारे राजस्थान में उस टाइम पे चीफ कमिश्नरी, या फिर यूनियन टेरिटरी, या फिर यूटी, या फिर केंद्र शासित प्रदेश हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अजमेर में अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, ऐसा कोई नहीं कि राजा था उसके थ्रू मतलब शासन कर रहे थे अंग्रेज, वो नहीं था, डायरेक्ट अंग्रेजों का ही शासन था अजमेर में। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। अब हमने जो भी रियासतें पढ़ी उनके बारे में वन लाइनर फैक्ट्स वगैरह की चर्चा करते हैं हम लोग, और चलिए नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहली तो प्राचीन, दूसरी रियासत हम लोग इधर देखते हैं सबसे नवीन। चलिए देखिए, सबसे प्राचीन जो रियासत है वो तो है मेवाड़ रियासत, और जो सबसे नवीन रियासत है वो है झालावाड़ रियासत। अब झालावाड़ सबसे नवीन क्यों है ये देखिए, क्योंकि झालावाड़ एकमात्र राजस्थान में ऐसी रियासत है जिसकी स्थापना स्वयं अंग्रेजों ने की थी। तो अंग्रेजों ने की थी, सबसे लास्ट में की थी, तो राजस्थान की सबसे जो नवीन रियासत है वो हो गई हमारी झालावाड़। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट, देखिए क्षेत्रफल, दूसरा हम लोग देखते हैं जनसंख्या। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी। देखिए सबसे बड़ी हमारी क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े बड़े जिले हैं वो किस तरफ है, पश्चिम में है, तो उधर ही हमारी जो बड़ी रियासत है वो हो जाएगी, वो थी जोधपुर।
और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो एक चीज और याद रखिएगा, जोधपुर को पहले मारवाड़ कहा जाता था, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, या फिर मारवाड़ भी है, ठीक है। अब देखिए दूसरी जो रियासत है वो क्या हो जाएगी, दूसरी आई मीन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी हो जाएगी जयपुर। आपको पता ही है शहरों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, तो जयपुर सबसे बड़ी रियासत हो जाएगी जनसंख्या की दृष्टि से। अब देखिए आपको बस एक ही नाम याद रखना है, वो क्या है कि जो दूसरी सबसे बड़ी जो रियासत है वो दोनों में ही बीकानेर होगी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। और सबसे जो छोटी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हो जाएगी शाहपुरा, और जो जनसंख्या की दृष्टि से है वो भी शाहपुरा ही हो जाएगी। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने तो फ्रीली बोल दिया था कि जो भी रियासत फ्री रहना चाहती है वो रह सकती है, मतलब अगर किसी रियासत को स्वतंत्र रहना है तो वो रह सकती है। लेकिन रियासती विभाग ने क्या किया, पाबंदी लगा दी। रियासती विभाग ने एक नियम बना दिया कि जो रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख है या इससे ज्यादा है और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ या इससे ज्यादा है, वो ही स्वतंत्र रह सकती है, बाकी को विलय होना ही पड़ेगा, मतलब बाकी को किसी ना किसी देश में शामिल होना ही पड़ेगा। अब ये नियम बना तो राजस्थान में भी लागू होगा। तो राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा थी और जिनकी इनकम जो थी वो वार्षिक 1 करोड़ से ज्यादा थी। राजस्थान में ऐसी कुल 4 रियासतें थी। सबसे पहली जो रियासत थी वो थी मारवाड़, दूसरी जो रियासत थी जयपुर, सबसे बड़ी रियासतें थी वो दोनों आ गई। अब तो दूसरी बड़ी है वो भी आई जाएगी, तो बीकानेर। और जो चौथी रियासत थी वो थी हमारे राजस्थान की मेवाड़ रियासत, ठीक है। तो ये 4 ऐसी रियासत थी जो रियासती विभाग के नियम की पालना करती थी। नियम क्या था कि वे ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी वार्षिक आय कितनी हो, 1 करोड़ या इससे ज्यादा, और जिनकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख या इससे ज्यादा हो, ठीक है। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी, मारवाड़, जयपुर, मेवाड़, बीकानेर, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं राजस्थान के एक्चुअल एकीकरण की। राजस्थान को राज्य बनाया गया, उसके मतलब राजस्थान राज्य कब बना, किस तरीके से, क्या क्या स्टेप्स फॉलो हुए, कब तक बना, कितना समय लगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कब तक बना। तो राजस्थान 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ था जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। वहां से लेकर 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का निर्माण हुआ। मतलब राजस्थान का निर्माण नहीं बोल सकते हम लोग, राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो टोटल ये टाइम पीरियड है, इसमें टोटल लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ठीक है। 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिनों का समय लगा था किसमें, राजस्थान के एकीकरण में। राजस्थान का जो एकीकरण है वो टोटल 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में पूरा हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पूरे के पूरे जो 7 चरण हैं उनके नाम पढ़ेंगे, उनका जो डेट है वो कब बने वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग उनके राज प्रमुख पढ़ेंगे, उसके जो जिले हैं, जो जो जिले शामिल हुए हैं वो पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप किस प्रकार से पढ़ना पसंद करेंगे, या तो आप सारणी से पढ़ सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे पूरा एकदम। तो आपकी भारी डिमांड पे आप लोगों ने कहा था कि डिस्क्रिप्टिव ही पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, मतलब एक एक चरण का नाम लेंगे, उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, जितनी कॉमन बातें हैं वो, और अंत में हम लोग कुछ स्पेशल चीजें, जो स्पेशल बातें हैं वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य संघ के बारे में। मत्स्य संघ, देखिए मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो 18 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है। मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल की गई थी, ठीक है। आप इसी प्रकार से फॉर्मूले से याद रखेंगे, 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। देखिए रियासतें कौन सी थी, रियासतें थी अलवर, ट्रिक बताता हूं, ABCD होगी, अलवर, भरतपुर, करौली, और जो अंतिम है वो है धौलपुर,
अब जब अलवर आ गया तो यहाँ का ठिकाना क्या था? नीमराणा, वो भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। अब देखिए, जो टाइम था मैंने आपको बताया कब, 18 मार्च 1948 को हुआ। राजधानी क्या बनाएगी? राजधानी जो सबसे बड़ा ए है, मतलब सबसे पहले क्या आता है? ए ही आता है एबीसीडी में, तो अलवर को बनाया गया क्या? राजधानी। यहां हम लोग लिखते हैं राजधानी। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे पक्षपात नहीं हो जाएगा क्या कि राजधानी आपने बना दी अलवर, और राज प्रमुख भी अगर अलवर से बन जाएगा तो बड़े से तो हम लोग नहीं बनाएंगे। उसके बाद में जो राज प्रमुख बनाया गया, वो जैसे शुरुआत ए से हुई है, तो ए को मान लीजिए राजधानी बनाया, तो राज प्रमुख उदयपुर से, माफ कीजिए, धौलपुर से किन्हें बनाया गया? इनके राजा का नाम क्या था? यहाँ के शासक का नाम था उदयभान सिंह। उदयभान सिंह को क्या बना दिया गया? राज प्रमुख बना दिया गया। अब देखिए, एक ट्रिक बताता हूं। प्रधानमंत्री नाम से ट्रिक है। देखिए, प्रधानमंत्री नाम से ट्रिक क्या है? सो गो मा ही। ठीक है, सो गो माई। ये जो ट्रिक है, ये आपको मतलब बार बार जैसे रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये ट्रिक है कि जो पहले चरण है उसके जो प्रधानमंत्री हैं वो है शोभा राम कुमावत। कहाँ के थे? अलवर के थे। गो से आएगा नाम गोकुल लाल असावा, दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। मां से माणिक्य लाल वर्मा, तीसरे चरण के प्रधानमंत्री। और अंतिम हीरालाल शास्त्री, ये चौथे चरण के प्रधानमंत्री। ये आपको यहीं से याद रख लेना, आगे नहीं बताऊंगा मैं। प्रधानमंत्री यहीं पे क्लियर कर लेना, ठीक है। अब ना चरण हो गया, उसके बाद में उद्घाटन होता है। तो उद्घाटनकर्ता के लिए भी आपको ये याद रखना है कि पहला जो चरण है उनका उद्घाटन एनवी गोडगिल ने किया था। ठीक है, पहले चरण का उद्घाटन किया था एनवी गोडगिल ने। अब एक चीज याद रखिए कि मत्स्य संघ जो नाम है, मत्स्य संघ नाम केएम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। ठीक है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश, ये वो आएगा आई थिंक, हाँ। ठीक है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। अब हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसका एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कि 18 मार्च 1948 को स्थापना, एबीसीडीज में रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस एक नीमराणा ठिकाना था। 4+1 का एकीकरण राजस्थान में अब तक हो चुका था। राजधानी बनाई गई, स्टार्टिंग से की गई तो ए से अलवर को राजधानी बनाया गया, और अंतिम जो थे उन्हें उदयभान सिंह को राजप्रमुख बना दिया गया। अब प्रधानमंत्री की बात करें तो मैंने आपको ट्रिक बताई, सोगो माही। सो से मतलब शोभालाल कुमावत, तो शोभा राम कुमावत को क्या बनाया गया? अलवर के थे, वो थे प्रधानमंत्री। उसके बाद में उद्घाटन किया था एनवी गोडगिल ने। ठीक है, आई होप यहां तक कोई इशू नहीं होगा। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलकर हम लोग देखते हैं अब क्या देखते हैं। आगे चलकर हम लोग अब देखते हैं हमारा दूसरा चरण। दूसरा जो चरण है उसका नाम हम लोगों ने रखा पूर्व राजस्थान संघ। दूसरे चरण का नाम था क्या? पूर्व राजस्थान संघ। अब देखिए, इसका निर्माण हुआ 25 मार्च 1948 को। इसमें रियासतें कौन कौन सी थी वो देखिए। सबसे पहले तो हाड़ौती वाली सारी की सारी रियासतें लिख लेते हैं हम लोग। कोटा, बूंदी, झालावाड़, और एक इनके साथ में हमने पढ़ी थी चौहान वंश की शाहपुरा भी थी, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी वागड़ क्षेत्र की 3 रियासतें थे उनको लिख लेंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, अब एकमात्र मुस्लिम जो रियासत थी वो भी इसी में आ जाएगी, और एकमात्र जो मतलब एकमात्र नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं है, किशनगढ़ जो है राठौड़ों का जहां शासन था वो आ जाएगी। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो टोटल 9 रियासतों ने शामिल हुई थी इसमें, मतलब पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतों का एकीकरण किया गया था। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 ठिकानों का भी विलय हुआ। ठिकानों का विलय क्यों हुआ? क्योंकि जब टोंक आ गया तो टोंक जहाँ जो ठिकाना था लावा वो भी आएगा, और जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा ये आ गया तो यहाँ का ठिकाना कुशलगढ़ भी आएगा। ठीक है, तो 9+2 का एकीकरण किया गया दूसरे चरण में। प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया गोकुल लाल असावा। राजधानी बनाई गई कोटा को, और प्रधानमंत्री भी कोटा के भीम सिंह, माफ कीजिए राजप्रमुख भी कोटा के भीम सिंह को ही बनाया गया। ठीक है, और बात करें तो उद्घाटन किया था एनवी गोडगिल ने। और कुछ इसमें इतने ज्यादा स्पेशल है नहीं, लेकिन हाँ इतना याद रखिएगा, सर्वाधिक रियासतों का विलय हुआ, 9 रियासतें इसमें विलय किया गया, आई मीन एकीकरण किया गया। अभी तक मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय नहीं हुआ है, मत्स्य संघ हम लोगों ने अलग बना रखा है। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त राजस्थान संघ, जो तीसरा चरण है। यहाँ पे देखते हैं संयुक्त राजस्थान संघ, ये क्या है? ये तीसरा चरण है, और इसका जो स्थापना है, इसका जो मतलब टाइम बात करें हम लोग डेट, तो वो है 18 अप्रैल 1948। ठीक है, इसमें क्या हुआ, संयुक्त में मतलब शामिल किया गया जो 9+1 जो थी, उसमें हम लोगों ने जोड़ा 1 को उदयपुर को। ठीक है, तो ये बन गई हमारी 10 रियासतें, और एक नहीं थी, 2 थी, 2, हाँ तो 2 ठिकाने। ठीक है, तो 10+2 बन गई हमारी, क्योंकि 2 ठिकाने हम लोगों ने शामिल किए थे। अब उदयपुर अगर इतनी बड़ी रियासत शामिल होगी तो राजधानी किसी और चीज को थोड़ी ना बनाया जाएगा, राजधानी हम लोगों ने बना दी उदयपुर को। राजप्रमुख बात करें तो राजप्रमुख भी उदयपुर के भूपाल सिंह को ही बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री शोगो मा, तो मतलब माणिक्य लाल वर्मा। और अंतिम हम लोग उद्घाटनकर्ता की बात करें तो उद्घाटनकर्ता के लिए एक बात याद रखिएगा, लगभग जगह पे जहां पे माणिक्य लाल वर्मा का नाम आएगा वहां पे जवाहरलाल नेहरू का नाम है हमारे राजस्थान हिस्ट्री में। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे हमारा तीसरा चरण भी पूरा होता है। बाकी एक्स्ट्रा जो डिटेल्स है हम लोगों की, जो भी मतलब बातचीत है, वो हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ यही देखेंगे कि चरण, उसकी डेट, उसमें कौन कौन सी शामिल थी, राजधानी, प्रधानमंत्री और राजप्रमुख, बस, और एक उद्घाटन करता। ठीक है, 3 मतलब चरण हम लोगों ने पढ़ लिए। आगे चलते हैं, चौथे चरण में बात करें तो हम लोगों को चौथे का नाम याद रखना है, वो है वृहद राजस्थान संघ। इसका जो मतलब उद्घाटन था, इसका जो समय था वो था 30 मार्च 1949 को। ठीक है, वृहद राजस्थान संघ का समय था 30 मार्च 1949। इसमें क्या किया गया है, 4 रियासतें, सबसे बड़ी रियासतें, सबसे पहले हम लोगों को पता है, हम लोगों ने 10+2 देख रखा था। उसके बाद में 4 रियासतें आई, कौन कौन सी थी वो हम लोग अभी बताएंगे, लेकिन हमारा टोटल यहाँ पे 14+2 बन गया। ठीक है, 4 रियासतें आई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये 4 रियासतें इस चरण में शामिल हुई थी। अब आप लोगों ने देखा कि 14 रियासतें हो गई टोटल, और लगभग लगभग पूरा राजस्थान बन गया। तो हम लोग 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ये जो मतलब चरण था ना, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे एक विवाद हुआ था, राजधानी विवाद, कि राजधानी उदयपुर को बनाया जाए, जोधपुर को बनाया जाए, या फिर जयपुर को बनाया जाए। ठीक है, तो इसका आगे देखेंगे, एक समिति बनाई गई थी, उसी की सिफारिश पर फिर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। तो इस चरण की राजधानी हो गई जयपुर। उसके बाद में बात करें तो जयपुर के मान सिंह सेकंड, इन्हें बनाया गया राजप्रमुख।
अब जो उदयपुर के भूपाल सिंह हैं, भूपाल सिंह, उन्होंने एक शर्त पे ही उदयपुर को शामिल किया था कि उन्हें आजीवन राजप्रमुख बनाया जाएगा, लेकिन इन्हें हटाया गया, राजप्रमुख बनाया गया मान सिंह द्वितीय को, और इन्हें मतलब जो शर्त थी उसके अकॉर्डिंग रखने के लिए इनके लिए एक और पोस्ट बनाई गई, उसे रखा गया उपराज महाराज प्रमुख। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे, तो जो हीरालाल शास्त्री जी हैं वो यहाँ के हो गए प्रधानमंत्री। उसके बाद में देखें तो उद्घाटनकर्ता कौन थे, उद्घाटनकर्ता स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। आई होप आपको यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। हम लोग चलते हैं हमारे पांचवे की तरफ। पांचवा जो आता है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि 14+2 है हमारे पास में। अब एक बना संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान ये कब हुआ, देखिए कब हुआ, समय बात करें तो समय होगा हमारा 15 मई 1949 को। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि हमारे पास 14+2 तो था ही, एक अलग था हमारे पास 4+1 जो मत्स्य संघ था, इन दोनों को मिला दिया गया। मतलब मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था 5वें चरण में। प्रश्न पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, पहला मत लिख के आइएगा। मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय है वो हुआ था 5वें चरण में। अब एक समिति बनाई गई थी इसके लिए भी, शंकर दयाल राव समिति। इसी समिति की सिफारिश पर जो ये विलय था मत्स्य संघ का वो किया गया था। अब हमारे पास टोटल हो गए 18+3। अब केवल एक रियासत नहीं आई, वो थी सिरोही। सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका विलय राजस्थान में 2 बार हुआ था। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए अगले चरण में जाने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे राजधानी जयपुर को ही रखा गया था। राज प्रमुख जो है वो बने नहीं थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मतलब राज प्रमुख के स्थान पे क्या किया गया, यहाँ पे राज प्रमुख वही थे, आई थिंक सेम ही थे। राज प्रमुख हमारे सेम ही थे। उसके बाद में बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री का पद का सृजन कर दिया गया था 1949 में। मुख्यमंत्री का पद का सृजन हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम लोग, उद्घाटनकर्ता इसमें कोई नहीं था। तो हमारा जो 5वां चरण है उसमें आपको बस इतना याद रखना है, 15 मई 1949, 18+3, शंकर दयाल राव समिति, सिरोही 2 बार विलय हुआ था। ठीक है, जयपुर राजधानी रही। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा जो छठा चरण है उसमें सिरोही का विलय होता है। सिरोही का विलय होने पर ये जो चरण का नाम पड़ता है ये पड़ता है राजस्थान संघ। कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरा जो पड़ा था वो था पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, राजस्थान संघ में क्या हुआ, इसमें हुआ 18+3, और सिरोही का विलय हो गया केवल आबू देलवाड़ा को छोड़कर। सिरोही का विलय केवल आबू देलवाड़ा को छोड़कर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 19+3 निकल के आता है। पूरा राजस्थान का एकीकरण यहीं पे पूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आबू देलवाड़ा है ये भी वापस लेके आना है, तो इसके लिए 7वां चरण आएगा। लेकिन इसमें आप लोगों को याद रखना है ये हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को। राजधानी जयपुर ही थी, बस इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे चले तो बात करते हैं हम लोग क्या, कि जो 7वां चरण है, आगे चले 7वें चरण में। 7वां चरण है उसका जो नाम था वो था हमारा पुनर्गठित राजस्थान। पुनर्गठित राजस्थान 1 नवंबर 1956 को हुआ और राजस्थान को वर्तमान रूप मिला। क्या हुआ था, अजमेर का जो मेरवाड़ा, अभी तक आपने देखा कि चीफ कमिश्नरी जो थी वो मतलब शामिल नहीं हुई थी, तो उसे प्लस हमारा जो एक आबू देलवाड़ा था इसे भी क्या किया गया, राजस्थान में शामिल कर लिया गया। राजधानी जयपुर ही रहेगी, अभी तक जयपुर ही है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे हमारे जो 7 चरण है वो होते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग अन्य जो स्पेशल थिंग्स हैं, अलग जो बातें आती है, अलग अलग बातें, उनकी हम लोग अब चर्चा करेंगे।
अब देखिए, सातवें चरण में एक और चीज हुई थी कि सातवें चरण में क्या हुआ, मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र है, सुनेल टप्पा, ये क्षेत्र राजस्थान में शामिल हुआ और राजस्थान से झालावाड़ का सिरोंज, सिरोंज क्षेत्र झालावाड़ का वो मध्य प्रदेश में चला गया और सुनेल टप्पा क्षेत्र है वो राजस्थान में शामिल हो गया। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये सारी बातें भी सातवें चरण में ही कंप्लीट हुई थी। अब देखिए, अब बात करें तो सिरोही का जो ये आबू देलवाड़ा क्षेत्र है, इसे एक व्यक्ति आते हैं, उन्हीं के प्रयासों से शामिल किया गया था, वो थे गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया एकमात्र सिरोही ऐसी रियासत थी जिसका विलय 2 बार हुआ था। और बात करें तो जो मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट पीछे चलते स्लाइड पे समझाएंगे वरना कंफ्यूज होंगे आप। हाँ, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया समिति बनाई गई थी और फिर जयपुर को राजधानी बनाई गई। तो सत्यनारायण राव समिति नाम था समिति का। क्या नाम था? सत्यनारायण राव समिति। ठीक है, सत्यनारायण राव समिति का नाम था। और इन्होंने क्यों बनाया जयपुर को? इन्होंने बनाया पेयजल की जो सुविधा है, मतलब देखिए राजधानी है, लोग आएंगे आएंगे तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो पेयजल सुविधा को ध्यान में रखते हुए सत्यनारायण राव समिति ने जयपुर को राजधानी बनाया था। और 30 मार्च को सबसे पहले राजस्थान दिवस मनाया गया, मैंने आपको बताया 30 मार्च 1949 को, क्योंकि राजस्थान का लगभग जो वर्तमान स्वरूप है राजस्थान को वो मिल चुका था, इसीलिए। और बात करते हैं, और बात करें तो अब प्रश्न ना 1-2 बार जैसे ऐसे पूछ लेता है, फालतू के प्रश्न जो होते हैं जिन्हें हम याद नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एक बार आए हुए होते हैं तो हमें पढ़ना होता है। मत्स्य संघ की आय पूछ ली एक बार। मत्स्य संघ मतलब जो चारों रियासतें और एक ठिकाना था उसकी कुल आय पूछ ली, तो उसकी कुल आय है 184 लाख। क्या पता रिपीट हो जाए, तो आपको बस याद रखना है। उसके बाद में एक बार पूछ लिया गया था मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख, तो वो थे गणेश पाल। सभी के नहीं याद रखने आपको, अगर आए तो मतलब कितना याद रखोगे, लिमिटेड पढ़ो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो ही पढ़ो, ठीक है। तो 184 लाख मत्स्य संघ की आय थी। गणेश पाल जो थे वो उपराज प्रमुख थे, आपको बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद में बात करें तो एकीकरण से पहले भी राजस्थान में कुछ एक प्रयास हुए थे, मतलब साथ में शामिल होने के, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। ब्लैंक स्लाइड निकालते हैं जी। देखिए, एकीकरण से पहले भी पहला बनाना जो मतलब बनाने का प्रयास किया गया था वो हुआ था राजस्थान यूनियन। 1946 में राजस्थान यूनियन का निर्माण, मतलब जो प्रयास है वो किया गया था। अब ये हुआ किनके द्वारा था? मेवाड़ के जो भूपाल सिंह है उन्होंने एकीकरण का प्रयास किया था। उन्होंने क्या किया कि गुजरात और मालवा को मिलाकर प्रयास किया कि एक हो जाए। कौन कौन? गुजरात, मेवाड़ और मालवा। लेकिन आपस में मतभेद होगा क्योंकि इतनी बड़ी रियासतें हैं, तो ये सफल नहीं हो पाया। और दूसरा जो चरण आता है, मतलब दूसरा जो प्रयास आता है वो आता है वागड़ संघ का। इसमें डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। इन्होंने कहा कि जो वागड़ के 3 जिले हैं, तो 3 रियासतें बोलते हैं हम लोग, 3 रियासतें हैं, उन्हें मिलाकर एक बना दिया जाए। और एकीकरण का प्रयास किया था लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद में आगे एक आती है तीसरी, वो आती है हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ कोटा के शासक भीम सिंह ने कोटा बूंदी और झालावाड़ को, कोटा बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर एक हाड़ौती संघ की स्थापना की थी, मतलब ये सफल हुआ था, कोटा बूंदी और झालावाड़, ठीक है। अब देखिए और कुछ बातें आती है तो उनकी चर्चा करते हैं हम लोग। अब और बातों की बात करें तो हम लोगों देखते हैं विभागों का बंटवारा। यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड पे हम लोग देखते हैं विभागों का बंटवारा। देखिए, शिक्षा विभाग जो है वो बीकानेर को मिला। उसके बाद में जो हम बात करें कि न्याय विभाग है, न्याय, वो मिला जोधपुर। और कृषि विभाग है वो भरतपुर को मिला।
चौथा बात करें तो चौथा खनन विभाग है, वो उदयपुर को मिला। और बात करें तो राजस्व विभाग अजमेर को मिला। और एक अंतिम बात करें वन विभाग, वो मिला कोटा को। ठीक है। अब एक चीज हम लोगों को शुरू में पढ़ लेनी चाहिए थी, लेकिन हम भूल गए थे पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास कौन सी पूरी हो गई। देखिए, जो विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, ये विलय पत्र है मान लीजिए। इस पे ना सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? इस पे हस्ताक्षर किए थे किसने? विलय पत्र पर। चलिए बताइए आप लोग, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? बीकानेर ने। इनके राजा थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। इन्होंने क्या किया, 7 अगस्त को सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद में एक अंतिम शासक का भी नाम देख लीजिए, धौलपुर के उदयभान सिंह। धौलपुर के उदयभान सिंह ने 14 अगस्त को विलय पत्र पर सबसे अंतिम हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। और बात करते हैं कोई छोटे मोटे अगर बच गई हो तो, जोधपुर के जो शासक है हनुमंत सिंह। देखिए, इस प्रकार से राजस्थान को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोधपुर है। जोधपुर के जो शासक है हनुमंत सिंह, वो जाना चाहते थे पाकिस्तान में, लेकिन नहीं जा पाए, फिर वही शामिल हुए। बस याद रखना कि कौन जाना चाहता था, जोधपुर के हनुमंत सिंह। बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब एक इंपॉर्टेंट कथन आता है, वो हम लोग आगे ब्लैंक स्लाइड में पढ़ेंगे। यहां चलते हैं हम लोग। ब्लैंक स्लाइड में क्या पढ़ेंगे कि बांसवाड़ा के एक शासक थे। बांसवाड़ा के शासक थे कौन? चंद्रवीर सिंह। इन्होंने कहा जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तब, कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। बाकी चीजों में घुसेंगे तो कंफ्यूज होंगे। मेरा मानना तो यही है, यहां तक आप संतुष्ट रहे। प्रश्न यहां से पड़ेगा। और बाकी अगर देखिए, जैसे 100 प्रश्न आएंगे अगर एग्जाम में, मान लीजिए एकीकरण से 100 प्रश्न आए, और 99 आप लोगों को केवल आपके 7 या 8 पेज पढ़ने से आपको 99 प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे पा रहे हो। लेकिन आपको अगर उस एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वहीं पे आपको 20 से 25 पेज पढ़ना पड़े, तो कौन सा सही है? एक प्रश्न तो चलिए आए भी ना भी आए, क्या पता इन्हीं से पढ़ जाए। तो वही है, आप लोग लिमिटेड पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए और आराम से सिलेक्शन लीजिए। टाइम कम बचा है एग्जाम में, जैसे पशु परिचर की भर्ती आने वाली है, तो 7 से 8 पेज बहुत है राजस्थान में एकीकरण के, इन्हीं से बाहर प्रश्न नहीं जाता। अब आप लोग क्या करेंगे, कोई बुक होगी अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, PYQs की, तो आप उससे प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग पाएंगे उसमें कि जो भी मैंने पढ़ाया और उस बुक में जो भी है, तो आप अगर वहां पे 200 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 99% क्वेश्चन, मतलब लगभग 195 प्लस क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे, या फिर जब भी हम हिस्ट्री की क्लास लेंगे, हो सकता है कल हम लोग एक ज्योग्राफी की क्लास ले लें, तो कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलनों की। लेकिन उससे पहले आपको मुझे कुछ बताना है कि मैं अभी आपके लिए एक स्लाइड प्रिपरेशन कर रहा हूँ, स्लाइड बना रहा हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पशु परिचर की भर्ती है राजस्थान में, उसके लिए आप अंतिम 1 महीने की रणनीति, उसको आप लोग किस प्रकार से, मतलब अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, तो वो सब चीजें हैं, उनकी बातें हम लोग करेंगे। अगर आपने पहले से, मान लीजिए आप 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी वो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो अंतिम समय की स्टडी है, जो रिवीजन होता है, जिस किस प्रकार से करना रहता है, वो हर स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो चलिए कल बात करेंगे हम लोग उस बारे में भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो, अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर पाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से कल।